नमस्कार दोस्तों, दी पोस्टल एंकर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज से हम जो है पीवाईक्यू शुरू करने वाले हैं। पीवाईक्यू में जो है हम पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं और पिछले साल के पेपर में हम आज सबसे पहले राजस्थान सर्कल के पीए में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम देखने वाले हैं। इसमें खास चीज़ ये रहेगा कि पीए के पेपर 2025 में जो राजस्थान सर्कल में आया था उसमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीओजी 1 से पूछे गए हैं, जो वॉल्यूम 5 से पूछे गए हैं, जो पीओजी 6 पार्ट 3 से पूछे गए हैं और जो पीओजी 7 से पूछे गए हैं। तो ये इतना सारा पोर्शन ये होता है कि इसमें जो है एमटीएस और पोस्टमैन आ जाते हैं। तो यदि आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी जाएगा तो इससे बाहर आपका नहीं जा सकता है ना। तो पीए का क्वेश्चन जहाँ तक हो सकता है कि उसमें जो जो क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं पिछले साल में वो हो सकते हैं आगे पूछे जा सकते हैं। उनमें जीके के क्वेश्चन हो गए, जिसमें उनमें से मैथ्स के क्वेश्चन हो गए या फिर डिपार्टमेंटल क्वेश्चन जो कि पीओजी वॉल्यूम 5 से हो गए, पीओजी 6 से, पीओजी 7 से। जो भी क्वेश्चन एमटीएस पोस्टमैन के लिए इम्पोर्टेंट है उनको मैं आगे बताने वाला हूँ। उनको मैंने इससे निकाल लिया है, आपको इसमें पीए के क्वेश्चन सब मैंने हटा दिया है और साथ ही साथ मैथ्स के क्वेश्चन भी हटा दिया है। उसको हम जो है सेपरेट क्लास में करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प, जिसको यादगार पोस्टेज स्टैम्प भी कहा जाता है, जारी करने के नियमों के अनुसार नीचे दी गई बातों में कौन सी बात सही नहीं है? सही नहीं है। भारत में कोई भी नागरिक यादगार स्टैम्प जारी करने का प्रस्ताव दे सकता है, कोई भी नागरिक। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प खास मंजूरी से जो है जीवित लोगों पर जारी किए जा सकते हैं। तीसरा है स्टैम्प का डिजाइन केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर है। चौथा है इंस्टीट्यूशनल स्टैम्प के समर्थकों को कुछ स्टैम्प जरूर खरीदने पड़ सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कॉमेमोरेटिव स्टैम्प जो है खास मंजूरी से जीवित लोगों पर जारी नहीं किए जा सकते हैं ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ये सही है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, पहला टाइपिंग मिस्टेक था, अगले में नहीं होगा। किसी भी आइटम को इंडिया पोस्ट पार्सल के तौर पर क्लासीफाई करने के लिए नीचे दी गई शर्तों में कौन सी सही नहीं है? देखते हैं। ऑप्शन ए कहता है वजन 40 केजी से ज़्यादा है, आइटम का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा है, आइटम का कम से कम साइज 140 इंटू 90 mm या रोल फॉर्म के अलावा है, या आइटम की जो है ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 1.5 मीटर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल वजन 40 किलो से ज़्यादा है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी पार्सल का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रोल फॉर्म के अलावा 140 गुणित 90 mm की साइज़ में जो है पार्सल का साइज़ होना चाहिए। इसके अलावा आइटम की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 1.5 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है इंडिया पोस्ट की डायरेक्ट पोस्ट सर्विस का फ़ायदा उठाने के लिए कस्टमर को कम से कम कितने आर्टिकल पोस्ट करने होंगे? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 500, सी 1000 या डी 2000। सही जवाब हो जाएगा 1000 आपको जो है आर्टिकल पोस्ट करने होंगे डायरेक्ट पोस्ट सेवा का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट पोस्ट ऐसे सर्विस है जिस पर पिन कोड की आवश्यकता नहीं होती। इंडिया पोस्ट की इंटरनेशनल सर्विस के हिसाब से प्रिंटेड पेपर भेजने के लिए कितने वजन की इजाज़त है? ऑप्शन है 10 ग्राम से 1 किलो, बी 20 ग्राम से 2 किलो, सी 50 ग्राम से 3 किलो या डी कोई लिमिट नहीं। सही जवाब इसका हो जाएगा 20 ग्राम से 2 किलो तक जो है इंटरनेशनल सर्विस के हिसाब से आप जो है प्रिंटेड पेपर भेज सकते हैं। प्रिंटेड पेपर में सारी चीज़ें आ जाते हैं, जैसे आरएनपी, लेटर, पोस्ट कार्ड जो है प्रिंटेड पेपर के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेशनल पोस्ट में सर्विसेज में ये आपका पीए का पार्ट है। इसमें जो है फॉरेन पोस्टल मैनुअल है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो पीए में भी पूछे गए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए जो है ये सीरीज़ में आपको करा रहा हूँ। आगे देखते हैं। कोई व्यक्ति एमआईएस में एकल और जॉइंट मिलाकर ज़्यादा से ज़्यादा कितना निवेश कर सकता है? ऑप्शन है 15 लाख, 4.5 लाख, 7.5 लाख या फिर 9 लाख। इसका सही आंसर हो जाएगा 9 लाख। दो व्यक्ति जो है अधिकतम कितने कर सकते हैं? 9 लाख रुपया अधिकतम जमा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केवीपी के नियमों के अनुसार केवीपी अकाउंट किसे सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रख या ट्रांसफ़र किया जा सकता है?
सिर्फ परिवार के सदस्य को, बी किसी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, सी पोस्ट ऑफिस को, या फिर डी भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई बैंक को, या सरकारी कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस जैसे अथॉरिटी को। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति, आरबीआई बैंक को, सरकारी कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस जैसे अथॉरिटी को जो है केवीपी को सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखा या फिर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 के तहत 23 साल की उम्र होने पर बेनिफिशियरी को कितनी रकम मिलेगी, है ना। ये जीके का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, और ये कहना चाहिए कि पीओजी तो नहीं है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के प्रोडक्ट एंड सर्विस का भी ये क्वेश्चन दोनों समझ सकते हैं, है ना। तो इसको जिस तरह से समझा जाए उस तरह का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कहता है 5 लाख, बी 7.5 लाख, सी 10 लाख, या फिर डी 12 लाख। इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख जो है मिलता है कितना, 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत। अगर मनी ऑर्डर डिलीवरी नहीं होता तो उस रकम का क्या होता है। ऑप्शन ए कमीशन मिलकर पूरी रकम भेजने वाले को कमीशन मिलाकर पूरी रकम भेजने वाले को वापस कर दी जाती है। ऑप्शन बी कमीशन को छोड़कर बाकी रकम भेजने वाले को वापस कर दी जाती है। ऑप्शन सी सिर्फ कमीशन वापस किया जाता है, या ऑप्शन डी रकम पोस्ट ऑफिस जब्त कर लेता है। ये उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब मनी ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं हो पाता, किसी भी कारण से डिलीवर यदि नहीं हो पाया है तो उस परिस्थिति में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, इसको जो है पूछा गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कमीशन को छोड़कर बाकी रकम भेजने वाले को वापस कर दी जाएगी, क्योंकि कमीशन जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो भी मनी ऑर्डर को पहुंचाने के लिए, उसके ट्रांसपोर्टिंग के लिए जो भी खर्चा लगा है वो जो है कमीशन के तौर पर लिया जाता है। तो यदि मनी ऑर्डर वापस होता है तो उस कमीशन को पोस्ट ऑफिस रख लेती है, और बाकी आपका जो मूलधन है, मनी ऑर्डर की रकम है, वो प्रेषक को जो है वापस कर दी जाती है। ठीक है, इससे जुड़ा एक सवाल आया था कि मनी ऑर्डर जो भेजने वाले को क्या कहते हैं। भेजने वाले को कहते हैं रेमिटर, रेमिटेंस करते हैं, और प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं हम, रेमिटर कहते हैं भेजने वाले को, और प्राप्तकर्ता को हम जो है प्राप्तकर्ता को हम पेई कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा लगता है, लेकिन जो प्राप्त करता है उसको पेई और जो भेजता है उसको रेमिटर। तो एमओ एमआर है ना, इससे जो है आप याद कर सकते हैं। नॉमिनल रोल के लिए संरक्षण अवधि क्या है, ये पीए का क्वेश्चन है, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है नॉमिनल रोल के बारे में। तो इसकी संरक्षण अवधि ऑप्शन है 1 साल, बी जारी होने के 3 साल तक, सी 5 साल तक, या डी स्थायी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी स्थायी, है ना। नॉमिनल रोल को जो है स्थायी रूप से रखा जाता है, इसका संरक्षण अवधि स्थायी समय है, असीमित काल तक है। इसमें जो है कई सारे और डॉक्यूमेंटेशन है जिनके संरक्षण अवधि अर्थात कंजर्वेशन पीरियड को जो है आपको याद रखना होता है। जैसे डेली अकाउंट की संरक्षण अवधि 2 साल की होती है, जो आपके डेली अकाउंट के ऊपर में रखा होता है। तो ऐसी जो बारीक वाली चीज़ें हैं आपको याद रखनी होती हैं, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। जब कोई निवेशक एक से ज़्यादा पीपीए अकाउंट रखता है तो दूसरे पीपीए अकाउंट का क्या होता है। ठीक है, ट्रिकी सवाल है, देखते हैं ऑप्शन क्या है। यह पूरे ब्याज के साथ जारी रहता है, बी इसे बिना रिफंड के बंद कर दिया जाता है, सी बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाता है, और ज़्यादा रकम जो है 0% ब्याज पर रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, या डी दोनों खातों पर पीओएसबी पोसा के रेट पर ब्याज दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बैलेंस को जो है प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर दिया जाएगा। यदि 2 पीपीएफ अकाउंट हो जाते हैं तो बैलेंस को प्राइमरी अकाउंट में मर्ज कर देंगे, और ज़्यादा रकम को 0% ब्याज पर रिफंड जो है कर दिया जाएगा। जिसमें भी ज़्यादा रकम आपका होगा उसको 0% ब्याज पर मूलधन जितना भी आपका रहेगा उसको जो है रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां सवाल है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023 के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन है यह स्कीम इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स रिबेट के लिए क्वालिफाई करती है। ऑप्शन बी, अर्जित ब्याज पर इनकम टैक्स नहीं लगता। ऑप्शन सी, यह स्कीम MPKVY या SAS एजेंट के जरिए उपलब्ध है। या ऑप्शन सी, नाबालिग लड़की के नाम पर अलग से 2 लाख तक का
इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबालिग लड़की के नाम पर जो है अलग से 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं होगा ना। स्पीड पोस्ट सेंटर का सुपरवाइजर मैनेजर स्पीड पोस्ट डेली रिपोर्ट सबमिट करने हेतु कौन सा फॉर्म उपयोग करता है? तो ये जो है बहुचर्चित फॉर्म ऑप्शन सी MSAT 3 है, ना कि MSAT 7, MSAT 2 या फिर MSAT 4। मेल ऑफिस के अलग अलग डिपार्टमेंट में इस्तेमाल होने वाले सभी स्टाम्प और सील को कौन इकट्ठा करेगा और अपनी कस्टडी में रखेगा? ऑप्शन है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट HSA, मेल सॉर्टिंग असिस्टेंट MSA, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर HRO या फिर मेल गार्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। 16वां क्वेश्चन है, कौन सी RP पॉलिसी किसी भी हालत में सरेंडर के लिए एलिजिबल नहीं है? तो ये है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस, जो है किसी भी हालत में इसका सरेंडर नहीं किया जा सकता। 18वां सवाल है, अगर कोई पोस्टल आर्टिकल जिसे रजिस्टर्ड होना जरूरी है बिना रजिस्ट्रेशन फीस दिए पोस्ट किया जाता है तो क्या नतीजा होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल रिटर्न टू सेंडर किया जाएगा, ऑप्शन बी अपंजीकृत डाक माना जाएगा, सी वितरण के समय रजिस्ट्रेशन फीस का दोगुना लिया जाएगा या फिर डी इसे पोस्ट ऑफिस जब्त कर लेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वितरण के समय रजिस्ट्रेशन फीस जो है दोगुना लिया जाएगा, ठीक है, केवल रजिस्ट्रेशन फीस जो रहेगा वो दोगुना लिया जाएगा। अपंजीकृत डाक कब मानते हैं? जब आप फ्रैंक्ड आर्टिकल को, जब आप क्या है फ्रैंक्ड आर्टिकल को जो है पोस्ट लेटर बॉक्स में डालते हैं, लेटर बॉक्स में डालते हैं, तब इसको क्या माना जाएगा? अपंजीकृत माना जाता है, ठीक है। 18वां सवाल है, हींग जैसे तेज महक वाली चीज़ों को पोस्टल ट्रांसमिशन के लिए कैसे पैक किया जाना चाहिए? ऑप्शन है हर्मिटिकली सील बंद टीन या फिर मेटल केस में, टीन या फिर मेटल केस में, कॉटन लाइन कीबोर्ड बॉक्स में, सी एक सील बंद कपड़े के बैग में, या डी हवा के छेद वाले प्लास्टिक कंटेनर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हर्मेटिकली सील बंद टीन या फिर मेटल केस में जो है हींग जैसे तेज महक वाली चीज़ों को पोस्टल ट्रांसमिशन के लिए पैक किया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तेलंगाना पोस्टल सर्कल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो तेलंगाना का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? हैदराबाद में, न कि वारंगल में, अमरावती में और न ही सिकंदराबाद में। 20वां सवाल है, अपंजीकृत पत्र या फिर पैकेट पर सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो इसमें जो डबल वैक्स लेयर का इस्तेमाल करें, बी सीलिंग वैक्स सिर्फ स्टाम्प पर लगाएं, सी सीलिंग वैक्स का जगह जो है ग्लू का इस्तेमाल करें, डी सील करने से पहले वैक्स के ऊपर एक पतला पेपर रखें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सील करने से पहले वैक्स के ऊपर एक पतला पेपर रखें। चूँकि डाक को कई जगहों से गुजरना पड़ता है, कई जलवायु से गुजरना पड़ता है, तो यदि गर्म जलवायु से गुजरेगी तो जो है वैक्स अंदर चिपक सकता है, इसीलिए वैक्स के ऊपर एक पतला कागज़ चिपका जाना चाहिए और उस पर जो है जो भी लिखावट है, सील छाप है, वो सब चीज़ लगाना चाहिए, ठीक है। तो सील करने से पहले वैक्स के ऊपर एक पतला पेपर रखना चाहिए। अगला सवाल है, POG 1 के क्लॉज 14 के अनुसार नकली पोस्टेज स्टाम्प के बारे में नीचे दी गई बातों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए इन्हें सिर्फ इंटरनल ट्रेनिंग के लिए बनाने की इजाज़त है, बी इनको रंगीन प्रिंट में भी उपयोग करने की इजाज़त है, सी इन्हें बनाना और इस्तेमाल करना IPC के तहत दंडनीय अपराध है, या डी इन्हें सजावट के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें बनाना और इस्तेमाल करना IPC के तहत दंडनीय अपराध है। वर्तमान में IPC की बात करें तो भारत न्याय BNS संहिता के तहत जो है बनाना दंडनीय अपराध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। POG 1 के क्लॉज 36 के अनुसार रजिस्टर्ड आर्टिकल एड्रेसी को कब वितरित की जाएगी? यदि जो रिसीवर है या एड्रेसी है वैलिड ID प्रूफ दिखाए, ऑप्शन बी
जब प्राप्तकर्ता अथवा एजेंट डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर करे। सी, जब पोस्टमैन मौखिक रूप से प्राप्तकर्ता की पुष्टि करे। या डी, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर ही किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जब प्राप्तकर्ता अथवा एजेंट डिलीवरी स्लिप पर हस्ताक्षर करे। अगर कोई पंजीकृत बीमित अथवा वीपी आर्टिकल किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो अब पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं है तो क्या होगा? ऑप्शन ए, इसे 30 दिनों तक कार्यालय में रखा जाएगा। ऑप्शन बी, इसे पते पर वितरित किया जाएगा। ऑप्शन सी, इसे नज़दीकी डाकघर में भेज दिया जाएगा। या ऑप्शन डी, आरटीएस कर दिया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। इसे जो है आरटीएस कर दिया जाएगा। ठीक है, यदि उस नाम का कोई किराएदार नहीं, उस पोस्ट बॉक्स नंबर का कोई किराएदार नहीं है तो इसे जो है अनक्लेम्ड माना जाएगा और जो है इसे वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, भारत में कौन सा पोस्टल सर्किल यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को भी नियंत्रित करता है? तो ये है केरल, जो है लक्षद्वीप को भी नियंत्रित करता है। यूपीयू का फुल फॉर्म बताइए। तो यूपीयू का फुल फॉर्म यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, यूनाइटेड पार्सल यूनियन, यूनिवर्सल पार्सल यूनिट या फिर यूनाइटेड पोस्टल यूनियन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन एपीपीयू, इसे अप्पू भी कह सकते हैं, का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए, एशिया के अंदर सिर्फ एक्सप्रेस मेल हैंडल करना। ऑप्शन बी, एक कॉमन पोस्टल करेंसी बनाना। ऑप्शन सी, एशिया पैसिफिक रीजन में मेंबर देशों के बीच पोस्टल रिलेशन को आसान और बेहतर बनाना तथा आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। या ऑप्शन डी, एशिया में सभी पोस्टल सेवाओं का निजीकरण करना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया पैसिफिक रीजन में मेंबर देशों के बीच पोस्टल रिलेशन को आसान और बेहतर बनाना तथा आपसी सहयोग को जो है बढ़ावा देना। 27वां सवाल कहता है दर्पण का मतलब बताइए। ऑप्शन ए, डिजिटल एप्लीकेशन ऑफ रूरल पोस्ट फॉर न्यू इंडिया। बी, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ऑप्शन सी, डिजिटल अचीवमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। या ऑप्शन डी, डिजिटल अवेयरनेस ऑफ रूरल पोस्ट फॉर न्यू इंडिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ठीक है, तो दर्पण का ये मतलब हो जाएगा। डाक विभाग का डिजास्टर रिकवरी सेंटर कहाँ है? तो डिजास्टर रिकवरी सेंटर दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में या फिर मैसूर में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में है। ये आप जीके की तरह पढ़ सकते हैं, हालांकि ये जो है आईटी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है पीए में, लेकिन आप इसको जो है एज जीके कंसीडर करते हुए पढ़ सकते हैं एमटीएस पोस्टमैन के लिए। इंडिया पोस्ट का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इंडिया पोस्ट का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जो है 1800-266-6868 है। इसके साथ ही साथ पीएलआई का हेल्पलाइन नंबर भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सही है देखते हैं। लद्दाख पश्चिमी भारत में मौजूद एक गर्म रेगिस्तान है, गलत हो जाएगा। लद्दाख में भारी बारिश होती है और घने जंगल है, ये भी गलत हो जाएगा। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जहाँ सर्दियों में तापमान -30 डिग्री तक चला जाता है। लद्दाख जो है दक्कन कतार का हिस्सा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। भारत के किस द्वीप में जीवित ज्वालामुखी मौजूद है? निकोबार में है, मिनिकॉय में है, बैरन में है या रामेश्वरम में है? सही जवाब हो जाएगा बैरन द्वीप में जो है ज्वालामुखी, जीवित ज्वालामुखी, एकमात्र जीवित ज्वालामुखी मौजूद है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है? अनुच्छेद 14, 19, 21A या फिर 25? सही जवाब हो जाएगा 21A के तहत जो है मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में अनुसूची की बात करें तो 10, 11, 13, 12, तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है और
22 भागों की संख्या है। ठीक है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन ए, सी, के या फिर डी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। इनमें से कौन सा भारत में बौद्ध संस्कृति से जुड़ा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? ए रानी की वाव, बी सांची का स्तूप, सी अजंता का किला या डी लाल किला? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची का स्तूप जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बौद्ध संस्कृति से जुड़ा। 36वां सवाल है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930, 26 जनवरी 1930, 6 अप्रैल 1930 या फिर 1 अगस्त 1930? इसका सही जवाब हो जाएगा 12 मार्च 1930। ठीक है। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। अच्छा नहीं, 12 मार्च 1930 ये गलत है। मशहूर नृत्य शैली कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक या केरल? राइट आंसर हो जाएगा केरल से संबंधित है। इनमें से कौन सा कार्य नैतिक व्यवहार का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए दोस्तों को पदोन्नति में फायदा पहुंचाना, बी गलत काम की सूचना देना, सी कंपनी की नीतियों को नज़रअंदाज करना या डी गोपनीय जानकारी साझा करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गलत काम की सूचना देना जो है नैतिक व्यवहार का उदाहरण है। ठीक है। तो ये जो है राजस्थान पीए 2025 का हमने सवाल देखा। इनमें हमने जो है डीओपी और जीके के क्वेश्चंस देखे जो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। ठीक है। पीए का हम छोड़ रहे हैं, पीए का तैयारी मैं नहीं करा पाऊँगा, है ना, क्योंकि मैं खुद उतने दूर तक नहीं पहुँच पाया हूँ। तो एमटीएस और पोस्टमैन के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या संभावित हो सकते हैं, इसके तहत हमने जो है राजस्थान सर्कल से 38 सवाल उठाए हैं और इनमें से जो है जो डीओपी के हैं और जीके से रिलेटेड हैं इन सवालों को मैंने लिया है। ठीक है। कल फिर मिलेंगे एक नए सर्कल के साथ, नए सर्कल के पीआईक्यू के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल। हैव अ गुड डे।